कॉस्ट के अलावा अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें म्यूचुअल फंड्स वर्सेस ईटीएफ्स, कॉस्ट की हमने बात नहीं करनी, उसके अलावा क्या की डिफरेंसेस हैं? हमने कि हमें कॉस्ट की देखने बात नहीं करनी है और हमने क्या बात करनी है? म्यूचुअल फंड्स वर्सेस ईटीएफ। फॉर एग्जांपल मिजान का एक म्यूचुअल हाँ, इस्लामिक मैं बताता फंड है वर्सेस मिजान ईटीएफ। सही है। बास्केट, सॉरी डिस्क्लेमर ये है कि बास्केट इज ऑलमोस्ट सेम, 90% बास्केट बास्केट इज सेम टुडे, बास्केट विल नॉट रिमेन द सेम, दैट्स द डिफरेंस। सो अगर फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक्स हैं, ठीक है, मीजान फंड को 11वें स्टॉक के अंदर अपसाइड नजर आती है बहुत ज्यादा, वो ईटीएफ में उस 10 के आगे नहीं निकल सकता, फंड में वो 11वां स्टॉक ले लेगा। दैट इज हाउ आउट परफॉर्मेंस कम्स। ये जो होता है ना कि मैंने इंडेक्स को इतना बीट किया, मैंने इंडेक्स को इतना कम बीट किया, इस वजह से आती है क्योंकि उसको 11वां 12वां 13वां स्टॉक नजर आ गया और उसने कहा वो मैं ले लेता हूं। दैट्स द डिफरेंस। फीस सब भूल जाए। एक्टिव फंड मैनेजर कैन चेंज स्टॉक्स, ETF will change it usually once in 6 months. जैसे JS का मोमेंटम ETF है वो हर महीने चेंज करता है, बट दैट इज बिल्ट इनटू दैट। हम जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो once in 6 months होगा। थैंक यू, थैंक यू। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या लगा ठीक है कैरियर से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिग फैन फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत बहुत शुक्रिया। सो वेरी एक्साइटेड टू सर सी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के आने के लिए। आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू and you beta. I want to thank you. I want to thank each and every one of you taking out time on Sunday, coming here and meeting with me. I am humbled. Thank you guys. Ji sir. Okay, great. Following all of the videos that I see, and I see that many people these days are going to this investment sort of a thing. The problem is कि सारे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो यही बताते हैं कि भाई होल्ड 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 तरीके से रुकना है, ठीक है, बट व्हेन द टाइम कम्स ना, और उसकी लाइव एग्जांपल अभी 1 महीना पहले की है जब हर चीज़ नीचे गई हुई थी, बिल्कुल नीचे थी, और एवरीबडी वांटेड कि यार अब खरीद दो, लेकिन हम उस इमोशन को कभी भी काउंट नहीं कर पाते हैं। और अभी भी यही हुआ कि जैसे थोड़े से हालात की आई, न्यूज़ ठीक होनी शुरू हुई, चीज़ें फिर ऊपर जाना शुरू हो गई, तो यू कैन नॉट कंट्रोल द इमोशन। लाइक आप कहते हैं ना पर्सनल डेवलपमेंट में देयर इज अ थिंग कि दे टेल यू द टेक्निक्स कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर फोकस यूज टाइम ब्लॉकिंग। सो एवरीबडी टेल्स कि टाइमिंग इज द टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग इन द मार्केट, बट इफ़ यू कैन जस्ट टेल अस योर एक्सपीरियंस से आप किस तरह से वो उस चीज़ उस इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि यार इस टाइम ये नहीं करना। आपका नाम? सॉरी। मेरा नाम ताहिर सतार है। ताहिर, आई विश मैंने इतनी गहराई से इसको सोचा होता। आई विश मैंने बहुत सारी चीजों को गहराई से सोचा है, राइट, बट मैंने इतनी गहराई से इसको नहीं सोचा है कि एक इंडिविजुअल के दिमाग के अंदर उस टाइम पे क्या आ रहा होता है, दैट ही सेल्स। ठीक है, मैं ये जवाब आपका नहीं है, बट मैं अपना बता देता हूं कि मैं क्या सोचता हूं। ठीक है, मैं अपना मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट नीड दैट मनी, चाहे वो 2 लाख हो, 1,60,000 हो, 1,70,000 हो, 25,000 हो या 40,000 हो, व्हेन आई डोंट नीड दैट मनी, मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में रख के क्या कर लूंगा? दैट इज हाउ आई थिंक। अब ये प्रेजेंटेशन में कुछ चीजों के आपको जवाब मिलेंगे, बिकॉज मैंने प्रेजेंटेशन में कोशिश ये की है कि पैसों को हटा दूं और जिंदगी को घंटों के हिसाब से देखूं। पैसे को हटा देते हैं और घंटों के हिसाब से देखते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। बट मेरा हिसाब क्या होता है, यार ये पैसे बैंक अकाउंट में भी पड़े हैं, स्टॉक में भी पड़े हैं, सम अनलेस एंड अदरवाइज की पूरी साइकिल चेंज हो रही है, जहां आई वांट टू टेक सम बेट्स ऑफ द टेबल, मिनी साइकिल्स के अंदर जिसमें ये ऊपर नीचे हो जाता है या अचानक से कुछ आ जाए जो साइकिल खराब ना करे, I want to stick to it, but that's my strategy. Because मैं सोचता हूँ यार कुछ भी कर लूँ मैं इसको, सिर्फ मैं खुशी हो रहूँगा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़ेंगे। वैसे तो कुछ नहीं होगा। ओके, दिस इज वन ऑफ इट। अच्छा, एक और चीज़ आप बहुत ज़्यादा जिसे कहेंगे इंसिस्ट करते हैं कि स्टे इन्वेस्टेड। व्हेन यू से स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट, डज दैट मीन डू नॉट टच दैट मनी, डू नॉट टेक दैट मनी आउट, और डज इट एक्चुअली मीन कि इफ़ यू थिंक द थिंग्स आर गोइंग डाउन एंड यू वांट टू बाय फॉर एग्जांपल फौजी फर्टिलाइजर, एंड यू सी कि इसकी करंटली वैल्यू 500 रुपीज़ है, बट इट इज़ लाइक आपको वो सस्ता मिल रहा है तो आप उठा लें, और आपने ख़रीदनी यही है, और आप उसको लाइक ऊपर जा रही तो आप उसको जिसे कहेंगे बेच दें, और फिर कम बैक जब वो दोबारा नीचे आ जाएगी। वी नीड से कि स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट,
what does that actually mean? कि do not trade in these cycles कि आप बिल्कुल अगर छोड़ के भूल जाएं, let it whatever happens to it, let it be. ये मेरा सवाल है. ओके, सो एक आम आदमी है ना जी. जिसका कैपिटल SIP के थ्रू डिप्लॉय हो रहा है ठीक है. हर महीने 50,000, लाख, 2 लाख, वॉट एवर दैट इज, देर इज अ 90% चांस दैट ही विल बी डूइंग इट अलोन. करेक्ट. ठीक है. एंड देर इज अ 90% चांस कि वो मिनी साइकिल को साइकिल चेंज का डिफरेंस नहीं समझ पाएगा. ठीक है. फॉर दैट पर्सन आई विल ऑलवेज सजेस्ट डू नॉट टेक मनी आउट. Keep doing what you are doing, at least stay in the right stocks, better stocks, top 10 stocks, and do not take the money out. फिर एक लेवल पे आपका पैसा पहुंचेगा. एग्जाम्पल के तौर पे आप लाख रुपए महीने के इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. आप 4 साल से SIP कर रहे हैं, 12, 24, 48, 36, 48. अब 48 पे 10% का डिक्लाइन आता है ना, आपका 5 महीने का SIP उड़ जाता है. राइट. या मे बी आप 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, करोड़ पे पहुंच जाते हैं, 10% का डिक्लाइन आता है. 10% देखना भी नहीं चाहिए. 20% का डिक्लाइन आता है. करोड़ रुपए पे 20% इज 20 लाख. नाउ यू विल नीड कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. यू अंडरस्टैंड. एट दैट टाइम यू माइट नीड सम हेल्प कि यार अब मैं साइकिल को टाइम करने की अगर कोशिश कर सकता हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी अप एंड डाउन. आई एम टॉकिंग अबाउट 5-5, 4-4 साल में जो साइकिल एक चेंज होता है, आप कर सकते हैं उसको. सो एक आम आदमी शुड ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड इन द टॉप 10 स्टॉक्स, 15 स्टॉक्स, 5 स्टॉक्स, 7 स्टॉक्स, वॉट एवर दे आर. If you have a lot of capital, then you can do it, but still think about कि यार ये आप खुद अपने तौर पे शायद ना कर पाए. Because साइकिल की एक साइड तो बहुत अच्छी समझ में आ जाती है, which is भाई बहुत टाइम से रुपया डिप्रीशिएट नहीं हुआ है, इकोनॉमी बहुत हीटअप हो गई है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, बेच देते हैं. मैं आपको 2017 की एग्जांपल देता हूं जहां मुझे एग्जैक्टली गालियां पड़ी. MSCI EM किसी को याद है? इमर्जिंग मार्केट, वो जो हो रहा था, राइट. उससे पहले जाके देखिएगा हमारा फिस्कल अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट के हालात क्या थे. हम 19 अरब डॉलर उस साल का डेफिसिट कर रहे थे. मतलब नजर आ रहा था कि ये साइकिल फटेगा. कब फटेगा किसी को नहीं पता है. जब मुझे समझ में आया ना साइकिल फटेगा, इट वाज 49,000 पॉइंट्स. उसके बाद बाजार जाती है 53,000 पॉइंट्स. 4 महीने 50 और 53 के बीच में घूमती रहती है. वहां पे जिसको मैंने बोला ना कि यार लगता है साइकिल चेंज हो जाएगी, उसने सिर्फ गालियां दी हैं. ये देखो नेटसोल 90 रुपए का था, 180 रुपए का हो गया. यू अंडरस्टैंड. ये जो आखिरी की जो रैली होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि आप उसको सही से पकड़ नहीं पाते हैं. आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन वो जो आखिरी का पैसा छोड़ना होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है. पॉइंट नंबर 2, साइकिल का मतलब ये नहीं है कि अगली साइकिल जब चलना शुरू हो तो आपको पता हो और आप इन्वेस्ट करते हैं. अगली साइकिल का मतलब ये होता है अब ये चीजें जब रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ जाएं तो आप एंटर हो जाएं. रीजनेबल वैल्यूएशन कैन स्टे फॉर 3 years. इस बार IMF के होने के 8 या 9 महीने बाद मार्केट चली. यू शुड हैव इन्वेस्टेड प्री IMF 3 months एंड द एंटायर पीरियड. डू यू थिंक एन आम आदमी हु हैज सोल्ड एंड बॉट अगेन एंड विल बी एबल टू डू इट? So whenever you involve anything other than staying invested, it has so many variables, so many decision trees कि यार इधर लेना चाहिए, नहीं यार 7 के P मल्टीपल पे नहीं, मुझे 6 पे लेना चाहिए, 6 पे नहीं मुझे 3 पे लेना चाहिए, मुझे 2 पे लेना चाहिए. जिन्होंने 3 के P मल्टीपल पे इस बार मार्केट को इग्नोर किया, आई एम श्योर जिन्होंने पैसे नहीं लगाए वो सोच रहे होंगे 1 पे P मल्टीपल पे लेना चाहिए. कोई इंसैनिटी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसका. सो एक आम आदमी स्टे इन्वेस्टेड. डोंट थिंक अबाउट कि यार ये सारी बातें क्या हो रही हैं. पैसा बड़ा हो जाए, टेक हेल्प इफ यू वांट टू डू इट. पैसा बड़ा हो जाए, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस. जो भी होगा देखा जाएगा. यार अभी वो फराज भाई, कौन आप कह रहे थे ना, फराज भाई कह रहे थे कि 5,000 से 8,000 भी हुई और 8,000 से 1,80,000 भी हो गई. लॉन्ग टर्म में पैसे बच जाएंगे, आपको नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर आपको बीच में 4-5% साल का अल्फा क्रिएट कर देना है तो आपकी मर्जी है. फिर थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. फराज अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई. जी भाई, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक. कैसे हैं भाई? भाई ये हमारे फेलो फाइनेंस यूट्यूब क्रिएटर हैं. खड़े हो जाए भाई. इनका भी चैनल है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए. हम सब मिलके फाइनेंशियल्स की कोशिश कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी भाई तुम आए. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया सर. मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. बंदा कहता है कि होल्ड करके रखें, होल्ड करके रखें.
अब मैं अपनी एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मैंने मिलत ट्रैक्टर लिया 500 से भी कम में, और उसको होल्ड करके रखा और बाइंग करता रहा, वो 800 तक गया। अब तकरीबन साल हो गया है, वो वापस 500 पे फंसा हुआ है। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं क्रिएट हो रही मेरे लिए कि भाई मैं अपना पैसा उधर फंसा के बैठ गया हूँ और कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टॉक को सेल किस मोमेंट पे किया जाए? बाइंग ये होल्ड तो रखा हुआ है, लेकिन सेल कब करें? मैं सोच रहा हूं उसका टेक्निकल जवाब दूं या थियोरेटिकल जवाब दूं। थियोरेटिकल या टेक्निकल? टेक्निकल जवाब देता हूं। हर चीज की ना एक वैल्यू है। पाकिस्तान की सबसे अच्छी ईएनपी कंपनी हम सबको क्या पता है? मारी पेट्रोलियम। पता है हमें? मारी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अगर वो उस वैल्यू पे है और फ्यूचर की सारी तेजियां जो हमें नजर आ रही हैं नॉर्मल बिजनेस के अंदर वो आ चुकी हैं, तो वो महंगा स्टॉक है। अब पाकिस्तान की मार्केट अनफॉर्चुनेटली, अब मैं थोड़ा सा, ये लंबा जवाब होगा, पाकिस्तान की मार्केट जेन्युइन ओवर वैल्यूएशन की वजह से कभी नहीं गिरी है। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम नहीं होता है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से कंपनीज में प्रॉब्लम आता है, राइट? सो पाकिस्तान की मार्केट में सेल के लिए दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक, इंडिविजुअल वैल्यूएशन। अभी हो गया था ना 900 950 रुपए का भी ये स्टॉक हो गया था ना। इट वॉज लुकिंग एबनॉर्मली एक्सपेंसिव एट दैट रेट। और हम लोग जब कम्युनिटी में होते हैं, एडवाइजरी में होते हैं, बात करते हैं, वी डिड नॉट हैव इट। व्हाई? एक चीज अगर महंगी हो गई है, यू हैव टू सेल इट, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी हो, ठीक है? बट ये कंपनीज है ना, 5-5 साल में साइकिल में एक बार महंगी होती हैं। बाकी टाइम के ऊपर दे आर चीप। महंगी कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मारी, इट्स एन ईएनपी कंपनी, उसको अचानक से एक फील्ड मिल गई जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, मेरी सारी वैल्यूएशन जीरो हो गई, राइट? अचानक से उससे निकाल लिया 5000 बैरल्स का तेल और 400 MMCFD की गैस, वैल्यूएशन ऑफ। अब वो जो 950 रुपए की फेयर वैल्यू लग रही थी ना, वो शायद 1300-1200 रुपए की फेयर वैल्यू लगेगी। सो इट हैज टू, यू हैव टू कीप चेकिंग। अब जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, वो क्या सोचता है? भाई मारी ने जब पहला MMCFD गैस निकाली थी ना, तब भी मुझे गैस के बारे में कुछ नहीं पता था, और अब वो जो 1 BCFD पे पहुंच गया है ना, तब भी मुझे कुछ नहीं पता है। और इंशाल्लाह जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है, जिस तरह से सॉलिडली ग्रो कर रहा है, ये 2 BCFD पे भी पहुंच जाएगा, तभी भी मुझे कुछ नहीं पता होगा। तो मुझे सब कुछ पता करने की जरूरत क्या है? चुपचाप पड़े रहने देता हूं। यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाट इट हैपेंस। उसका दूसरा सवाल का दूसरा जवाब। अब कुछ कंपनीज होती हैं जिसकी प्रिडिक्टेबिलिटी आसान होती है वर्सेस कुछ की मुश्किल होती है, ठीक है? स्टील, सीमेंट, ऑटोज, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, इनको आसानी से बताया जा सकता है कि ये सेक्टर कब स्ट्रेच हो गए हैं या इनकी वैल्यूएशन अपनी पीक पे चल रही है, ठीक है? इनको बेटर आसानी से बताया जा सकता है, क्योंकि साइकिल से इनकी अर्निंग्स को आप अलाइन करके, अगर आपको साइकिल की सही समझ है, यूट्यूब वाली समझ की बात नहीं कर रहा हूं, बाय नंबर्स की समझ की बात कर रहा हूं, आप उसको अलाइन करके देख सकते हैं कि आपका राइट यूज ऑफ कैपिटल क्या है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3 इज, हो सकता है MTL या XYZ स्टॉक 600 रुपए 1 साल और चले, फिर अचानक से डबल हो जाए। इसका कोई जवाब नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? मीजान बैंक 70 और 100 रुपए से जाके चार्ट देखिएगा, बीच में कितना टाइम चला है। सारी चीजें बढ़ रही थी, सीमेंट बढ़ा था, ऑटो बढ़ा था, स्टील बढ़ा था, पता नहीं क्या क्या बढ़ा था। बट अगर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है तो वो वापस आनी है, और वो वापस ठीक से आनी है। समझ रहे? सो नेवर थिंक कि यार मैंने जो चीज लेके बैठा हूं वो नहीं बढ़ रही, मैं स्विच कर लेता हूं। और इससे होता पता है क्या है? हमेशा यू स्विच आधी रैली। 300 रुपए पे किसी स्टॉक की रैली शुरू हुई, 600 रुपए पे खत्म हो गया, अब वो कंसोलिडेट कर रहा है। आपने कहा 6-8 महीने सबर करने के बाद मैं ये बेच देता हूं, एक सीमेंट ले लेता हूं। वो शुरू हुआ था 100 रुपए पे, आपको नजर आया 170 रुपए पे, और आपने 170 रुपए पे ऐड किया और उसकी टारगेट प्राइस थी 250 रुपए की। आपने 70% महंगा ऐड किया उसको। आपने एक सेक्टर जो अगली बार 1.5 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है रैली बनाता, आपने उसको बेच दिया, 70% चलता हुआ स्टॉक ले लिया, ये 230 पे पहुंच गया। अब क्वालिटी खराब होती जाएगी, आपको कोई फूड की कंपनी मिल जाएगी जिसका सर पैर नहीं होगा,
आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाएगी जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है, आप स्विच होते चले जाएंगे एक अच्छे स्टॉक से, क्योंकि अच्छे स्टॉक स्लो चलते हैं, उनकी अर्निंग सबको पता होती है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही होती है। आप थोड़े से अग्रेसिव में आएंगे, फिर थोड़े से और अग्रेसिव में जाएंगे, फिर तो आखिरी में जब साइकिल खत्म हो रहा होगा आपके वो स्टॉक पड़े होंगे जो आपको पता ही नहीं है क्या है। दैट इज द प्रॉब्लम। यस सर। फराज भाई। फुरकान साहब, लेकिन इसकी फ्लिप साइड भी तो है ना। एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है, वो पड़ा रहे, उसकी एक लॉजिक समझ आती है। लेकिन जब एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है और फिर आप कहते हैं कि एक स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको पड़ा ही रहने दो, पोर्टफोलियो को छेड़ो ही मत, तो वो तो फिर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगा कि एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है, आपको नजर आ रहा है कि यार ओवर वैल्यूड है इसका। अगर फॉर एग्जांपल मिजान बैंक सालों एंजॉय करता रहा अपना कंपेटिटिव एज इस्लामिक बैंकिंग का, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब वो डिमिनिश ही हो रहा है ना। आपको किसने कहा डिमिनिश हो रहा है? जिस तरह नए बैंक्स आ रहे हैं, आ जाए। डॉल्मेन मॉल के बराबर में 3 और हॉल खुले, मॉल्स खुले, डॉल्मेन मॉल को फर्क पड़ा है, उसका रेंट बढ़ गया। डॉल्मेन मॉल को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डॉल्मेन मॉल इज नॉट कंपेरेबल बिजनेस विद द बैंक ना यार। भाई मैं कंपेटिटिव एज की बात कर रहा तो हूं। देखे एक अब जेको आया, ओमोडा आया, हवल को कितना फर्क पड़ा? What I'm trying to tell you is when you are asking this question, तो I am assuming that you assume that you know all about the business model. तब तो आपके लिए ठीक है कि यार भाई बिजनेस मॉडल इरोड, और जेन्युइनली लेट्स से हो रहा होता, जेन्युइनली अगर बिजनेस मॉडल किसी का इरोड हो रहा होता तो आप उसको कहते हैं यार अब मुझे ये मेरी टारगेट प्राइस के हिसाब से सेंस नहीं बनाता है। बट सिर्फ जनरल एक कमेंट है ना, वो नीम हकीम वाला, क्या मिसाल है उर्दू में, वो मुजरे जान, वो वाला हिसाब हो जाता है। अब आप मीज़ान को, मैं एक थोड़ा सा आपको होमवर्क दे देता हूँ, मीज़ान के नंबर ऑफ अकाउंट्स देखिएगा और उसको टोटल डिपॉजिट से डिवाइड कीजिएगा एंड डू दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द बैंक्स। यू विल अंडरस्टैंड कि भाई मीज़ान, ये जितना भी इस्लामिक बैंकिंग बाकी जगह पे ग्रो हो रहा है ना, वो रेट्स की वजह से ग्रो हो रहा है। दे आर गिविंग बेटर रेट्स देन मीज़ान। आज भी किसी को नया अकाउंट खोलना है या पैसे रखने हैं ना, वो मीज़ान में ही जा रहा है। वो साल की 50-50 अभी भी ब्रांचें ऐड कर रहे हैं। पहला रीजन क्या होता, मैं सीईओ होता मीज़ान का, अगर ग्रोथ स्लो डाउन मुझे दिख रही होती, मैं ब्रांच को स्लो डाउन करता। मैं कहता हर ब्रांच का 2-2, 3-3, 500, 600 मिलियन का खर्चा है, इसको बंद करो और कंसोलिडेट करो, ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करो। ऐसा तो रियलिटी में कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सो ये whenever you are analyzing a stock, you really need to understand the business. फाइनेंस का बिजनेस इज ट्रस्ट का बिजनेस। एक बार एक चीज पे आ गया ना, 1970 में, 80 में, 90 में हबीब बैंक्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड यूबीएल्स को बहुत ट्रस्ट था। मेरे अब्बा का अकाउंट भी यूबीएल में था, हबीब बैंक। फिर एक जनरेशन चेंज होती है, अचानक से सबको लगता है कि यार ये इस्लामिक बैंक है, हम क्यों गुनाह कर रहे हैं, इस्लामिक में चले जाते हैं। दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। अब नाउ यू वांट टू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 20 years के somebody will come up and beat them, so इसलिए आज मैं नहीं रखता हूं। मेरी समझ से बाहर है वो। बट ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि जेन्युइनली कोई अच्छा स्टॉक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली भी ओवर वैल्यूड हो, आपको नजर आ रहा, ये हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो हो सकता सकता है। तो फिर उस टाइम पे उससे एग्जिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, अगर आपको पता है कि ओवर वैल्यू। ओके, अगर वो टॉप 10 स्टॉक है ना, 15% अर्निंग ग्रो करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में 10% का 12% का इन्फ्लेशन है, ठीक है? वो सिर्फ 3% रियल ग्रो कर रहा है। व्हाट इज ओवर वैल्यूएशन? ओवर वैल्यूएशन इज आगे की 5-10 साल की अर्निंग्स को जब मैं डिस्काउंट करता हूं तो उसकी एक फेयर वैल्यू बनती है। जब ये उससे ऊपर चला जाता है तो मैं उसको बेच देता हूं। बट ये जो पुरानी 10 साल की जो कंपनीज है ना, उसको वो 15% हर साल ग्रो करती चली जाएंगी एंड योर 15% का रिटर्न उस स्टॉक में बिल्ट इन होता रहेगा। अब ओवर वैल्यूड हो गया तो 15 नहीं होगा तो 7 होगा, 5 होगा, 10% ओवर वैल्यूड हो गया ना, 5% निकलेगा आपको अगले 4-5 सालों तक। एवरेज मार्केट 15% रिटर्न दे रही होगी, ये 5% दे रहा होगा। बट नाउ थिंक द अदर वे अराउंड। व्हाट इफ आपकी एक्सपेक्टेशन अबाउट अंडर वैल्यूएशन इज रॉन्ग? रॉन्ग, बिल्कुल हो सकता मर गया। समझ रहे? मर गया मतलब, डोंट पार्डन माय लैंग्वेज, बट फंस गए। क्यों फंस गए पता है? हमने ये देखा ही नहीं कि इस बिजनेस के अंदर असल इकोनॉमिक्स हैं क्या। हमने अंडर वैल्यूएशन को सिर्फ ईपीएस पे, पी मल्टीपल पे निकाल के देख लिया। मीज़ान को जो बैंकर 5 साल पहले फॉलो करता था ना, वो बैंकर ने इस पूरी रैली के अंदर और लास्ट रैली के अंदर सेल कॉल ही दी है मीज़ान की। इस रैली में तो समझ में आ गया बैंक, उससे पहली वाली में सेल कॉल दी है। क्यों भाई? हर बैंक अगर 1 टाइम प्राइस टू बुक पे चल रहा है तो मीज़ान 3 पे कैसे चल सकता है? इट्स ओवर वैल्यूड। मैं इसी पे आ रहा था कि कंपेरेबल ऑप्शन से अगर कर दिया ना, मैंने कंपेयर करके बताता हूं ना। आज भी जो लास्ट रैली है ना, जब मीज़ान को, असल में मीज़ान ने लास्ट रैली में 2018 वाली रैली में अपने आप को बताया कि मैं हूं क्या, बिल्कुल ठीक है? उस वक्त आपको पता है मीज़ान ऑन एन एवरेज 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा था।
जबकि UBLs and HBLs and MCBs of this world were trading at 0.75 times to 1.2 times, एवरेज 1 टाइम का. अगर एक एनालिस्ट सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू पे उसको एनालाइज करता तो उसको बेच देना चाहिए था स्टॉक, और उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की होती. सो ये जो अंडर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है ना, एक आम आदमी से बहुत दूर है, हद से ज्यादा दूर है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. दूसरी बात, हमारी साइकिल, अभी मैंने समझाया, साइकिल ऊपर से फटती है. इसका मतलब क्या? स्टॉक की फेयर वैल्यू आने से पहले 80% ऑफ द टाइम मार्केट फट चुकी होती है. मैं सीमेंट, स्टील, ऑटोज की बात नहीं कर रहा हूं, जेन्युइन बिजनेसेस की बात कर रहा हूं जो 20 साल बाद भी चल सकते हैं. उनकी एक्चुअल टारगेट प्राइसेस आने से पहले मार्केट फट चुकी होती है. यानी कि अगर कोई एक्चुअल अच्छा बंदा भी बैठा है ना, वो भी बोल रहा होगा इस स्टॉक की 200 रुपए की टारगेट प्राइस है, वो 150 रुपए से घूम के, क्योंकि मार्केट फट गई है, और वो खड़ा होगा 100 रुपए पे, 70 रुपए पे. अब जब 5 साल तक मार्केट नहीं चलेगी, अब वो 150 रुपए हर साल 15% ग्रो कर करके कहां पहुंच गया होगा? 150 इंटू 1.15 की पावर 5, 5 साल बाद उसकी फेयर वैल्यू बन रही होगी 350 रुपए. एग्जाम्पल दे रहा हूं नंबर्स के हिसाब से. अब 70 से 350 होगा. ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सो फेयर, पाकिस्तान अगर एक यूएस वाला कंट्री होता ना, तो यहां पे इन एंड आउट बहुत ज्यादा होता. या आज से अगर पाकिस्तान चेंज हो जाता है, लेट्स से इस साइकिल को, ये साइकिल 10 साल चलती है, हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है. हम अपने फाइनेंशियल्स को ठीक कर लें, अगर हम अपने जेब को देख के ग्रो करें तो हम ग्रो कर सकते हैं, राइट? हम 10 साल का भी साइकिल चल सकता है. ये मार्केट तब निकलेगी कि एक चीज फेयर वैल्यू पे पहुंचेगी, पैसा चीप होगा. वो कम फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? एक कंपनी की एसेट वैल्यूएशन, कैश फ्लो वैल्यूएशन से आज उसका स्टॉक ज्यादा है, कंपनी क्या करेगी? राइट इशू करेगी, बोलेगी लाओ मुझे पैसे दो. वो पैसे लेके अगर अच्छी कंपनी है ना, तो उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगर 7-8%, 10% की है ना, वो नया पैसा लेके उसको 20 पे ले जाएगी. यू अंडरस्टैंड? 4-5 साल तक उस स्टॉक के अंदर कुछ नहीं होगा जब तक वो प्लांट लग रहा है. लेकिन जब प्लांट लग जाएगा, तो अगर एक एनालिस्ट 15% एक्सपेक्ट कर रहा था, तो अब वो 22% एक्सपेक्ट करेगा. यू अंडरस्टैंड? अमेरिका में ऐसे काम होता है. जैसे ही आपको नजर आया, वो नए शेयर्स इशू कर देते हैं. वो नए शेयर्स इशू करके कैश लेते हैं, कैश लेने के बाद बिजनेस में लगाते हैं. अगर एनालिस्ट को लग रहा है 10% से ग्रो करेगा, तो वो 15 से ग्रो करना शुरू कर देता है. सो अभी वी हैव नॉट रीच देयर. बट अगर एक जेन्युइन बंदा है जो समझता है बिजनेस को, ही कैन डू इट. एक आम आदमी से ये एक्सपेक्ट करना, आई डोंट थिंक सो. It's fair on him. Make sense? Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम सर. Sir, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. सर मैं जॉब होल्डर हूँ और मैं SIP करता हूँ. हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट जो होती है मैं अपने अकाउंट में इसमें इन्वेस्टिंग अकाउंट करता हूँ. तो मैं बेसिकली इसको पेंशन और रिटायरमेंट के पर्पज़ के लिए उस पर वर्किंग कर रहा हूँ. ठीक है. तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी हैं, वो भी इसमें आना चाह रहे हैं. लेकिन अभी मैं ये चाहता हूँ कि हमें कोई ऐसे एवरग्रीन सेक्टर या स्टॉक्स हों जिस पे हम आंखें बंद करके, क्योंकि हमें ज़्यादा हाव नाव नहीं है, हम ज़्यादा वो नहीं होते, कुछ सेक्टर का हमें आइडिया हो जाए कि जो हमें एवरग्रीन हो, पता होगा ये 20 साल 25 साल जब हम रिटायर होंगे तो उस वक्त तक हम उसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा. तो उस लिहाज से आपसे मैं अगर आपको ये बोलूं कि यहाँ पे कितने लोग होंगे, कैन एनीवन काउंट? 50, 40? ये 200 लोग हैं? अरे भाई, इस हिसाब से मेरी सारी टारगेट प्राइस गलत है भाई. 50-60 लोग होंगे, लेट्स से. कहाँ गए सर? 50-60 लोग होंगे. दिस इज 0.5% ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. जो आपने एसेट क्लास ढूंढ लिया है ना, उसमें एवरेज पाकिस्तानी को बिलीव करने में ना अगले 25 साल लगने वाले हैं. और उस 25 साल में आपका रिटर्न उनसे ज्यादा होने वाला है. अपने SIP कैलकुलेटर मेरी वेबसाइट पे फ्री अवेलेबल है, वहां पे जाके सिर्फ डालना शुरू करें और देखें कि आप हर साल 16% कमाते हैं. मंदी, तेजी, अच्छा सेक्टर, बुरा सेक्टर, सबको भूल जाएं आप. यू विल रियलाइज कि आप अपने पीयर से, जो बराबर में आपके बैठा है, सेम नौकरी पे है, लेकिन वो SIP नहीं करता है इस एसेट क्लास में, यू विल बी मच बेटर. सो भूल जाए सर, इंडेक्स को पकड़ें और करते चले जाए. जब इंडेक्स करने के ज्यादा हो जाते हैं ना, आपको लगता है कि अब मेरा पैसा इतना हो गया, जब मुझे स्टॉक्स को समझना है, दैट्स अ नेक्स्ट स्टेप, तब देखेंगे. बट स्टॉक को समझने, सबके लिए मैं कह रहा हूं, स्टॉक को समझने के टाइम पे कंपाउंडिंग बंद मत कर दीजिएगा. इतने सारे लोग आते हैं कि मैं समझ के शुरू करूंगा. मैंने कहा ठीक है, समझ के कितना टाइम लगेगा? सर आपका कोर्स है ना, 3 महीने में समझ में आ जाएगा. 3 साल में भी नहीं आएगा जो मुझे समझ है,
जिसको मैं स्ट्रिप डाउन करके बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आता जाए और कोई मैं उल्टा कंफ्यूज ना करके चला जाऊं। आपको 6 महीने लगते हैं, साल लगता है फुल बिलीफ आने में एक एसेट क्लास में, वैसे जनरेशंस लगती हैं। आपके अब्बा को प्रॉपर्टी क्यों पसंद है? क्योंकि उनके अब्बा ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। उनको इसलिए पसंद नहीं है कि ये चल रही है। आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जनरेशन को बिलीव होगा ना उसके ऊपर, तो भाई इनको तो बिलीव बहुत टाइम बाद आना है। सो उस टाइम पीरियड के अंदर कंपाउंडिंग नहीं छोड़िएगा। एक सिंपल इक्विटी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के अंदर वो एसआईपी करते रहिएगा। हो सकता है कि आपको टाइम लगे समझने में, जब समझ आ जाए तब स्टॉक में आ जाइएगा, तब तक कंपाउंडिंग नहीं रोकेगा। यस सर। कैसे हो ज़हीम भाई, खैर है? हमारी या जाना कोई भी दूसरी कंपनी, वो मैंने टेक ओवर तो करनी नहीं कि मैं उसका पूरा बिजनेस मॉडल कि ये कहाँ से सीमेंट लेते हैं, गैस का क्या रेट है, अगले साल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी, ये वो मैंने कंपनी तो टेक ओवर नहीं करनी। मैंने लेना है 1000 शेयर, 2000 शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 हज़ार। तो ये जो 5, 10, 15 हज़ार शेयर SIP करने के लिए मेरे पास 2 से 3 मोटे रूल्स हों जिसके ऊपर मैं जाना या शेयर लूँ या SIP करूँ, वो क्या होंगे? वो पूरा बिजनेस समझने के बजाय शॉर्टकट में क्या चीज़ होगी? अच्छा, एक सवाल, सॉरी सर मैं आपका नाम भूल गया। खुर्रम साहब, खुर्रम साहब को माइक देते हैं प्लीज। खुर्रम साहब को माइक देते हैं प्लीज। खुर्रम साहब पहले मुझे बताएं, आपने डायरेक्ट स्टॉक्स क्यों चुनने? आप बैठ के बात कर सकते हैं अगर वो है तो। आपको डायरेक्ट स्टॉक्स क्यों चुनने? डायरेक्ट स्टॉक ना भी चुने, म्यूचुअल में चले जाएं तब भी। तो म्यूचुअल फंड में हमको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि आरओई कितना है, आरओआईसी कितना है, कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कितनी है, कंपनी का ये सब कुछ ईटीएफ के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। उससे आसान तरीका ईटीएफ को कॉपी कर लें अपने पास इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? हर फील्ड के अंदर ना कुछ एंथुजियास्टिक लोग होते हैं। OnePlus फोन किसी ने इस्तेमाल किया? OnePlus। मैं OnePlus का ना पुराना शहदाई हूं। ये ऐसी प्राइस में फोन आया था कि हम एंथुजियास्टिक्स जो होते हैं ना, फोन एंथुजियास्ट होते हैं, उनको पूरी मार्केट इसने पकड़ ली थी। हम वो बातें करते थे जो आम आदमी को पता ही नहीं होती थी। ये अगर आपको लगे ना कोई स्टॉक के बारे में वो बात कर रहा है, आप बोलें कि वो एंथुजियास्ट है। आपने अपना फ्यूचर इंप्रूव करना है, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि उनको वो रिजल्ट मिले, तो सर आपको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप चुपचाप म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ या कॉपी ईटीएफ करते चले जाएं। ईटीएफ के अंदर कौन से स्टॉक्स होते हैं? टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ द मार्केट। समझना ही नहीं है मारी कब महंगा हो रहा है, कब सस्ता हो रहा है। ओके, मारी महंगा हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। कितना परसेंट है हमारे पोर्टफोलियो का? 8%, 10%। बाकी 9 तो महंगे नहीं हुए ना। वो नहीं चलेगा 10% वाला स्टॉक, बाकी 90 चलते रहेंगे। फिर उसमें से 3 और महंगे हो जाएंगे। 3 इतने साल नहीं चले, उनकी नई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, नया प्रोजेक्ट आ चुका, वो चल जाएंगे। ऑन एन एवरेज 16%, 15%, 18%, डिपेंडिंग आप किस साल से शुरू करें, आप करते चले जाएं। लेकिन म्यूचुअल से जाना हमें फिर स्टॉक्स की तरफ कब आना चाहिए? अगर ये बात हो कि जी म्यूचुअल में तो सारी उम्र फिर नहीं बैठे रहेंगे ना। क्यों? कोई म्यूचुअल कोई बस की खराब सीट थोड़ी है। कोई अपनी जो क्या कहते हैं कि म्यूचुअल तो ठीक है, लेकिन जो ना एक खुद भी जो खुद अंडरस्टैंडिंग एंथुजियाज्म, तो मैं आपके लिए एक स्टेप बताता हूं, ठीक है। आप करते चले जाएं म्यूचुअल फंड। अभी एक मिनट, अभी हम पैसे की बात नहीं कर रहे, अभी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सॉरी, फिर नाम भूलिए, ताहिर शहजाद साहब। आप इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं ईटीएफ के अंदर, वो हर महीने म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ईटीएफ के अंदर पड़े में हट जाएं। अब शहजाद साहब को दिल है ये समझने का कि उस 11 स्टॉक्स के अंदर क्या है, यही समझने का है ना। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है सर। ग्रोथ, नंबर 2 मार्जिन्स, नंबर 3 रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल, कुछ भी आप कोई भी रेशो इस्तेमाल करें। मतलब एक कंपनी कितनी तेजी से भाग रही है, नंबर 1। जितना तेज भागेगी उतना अच्छा है, राइट। अब वो तेज भाग के गिर तो नहीं जाती, ये एक एनालिस्ट, एज एन एनालिस्ट अब आपको एनालिस्ट एंथुजियास्ट की टोपी पहननी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो तेज भाग रही है, ये 2 कदम में थक जाएगी या 20 कदम आगे तक जा सकती है, राइट। पॉइंट नंबर 2, इस भागने के दौरान
कितने पैसे बचाती है। रूल नंबर 2, ये भागने के दौरान कितने पैसे बचाती है। हमारा ताल्लुक सिर्फ पैसे कितने बचाती है उससे है। सेल्स बढ़ती जा रही है, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने शेयर प्लेज करके प्रॉपर्टियां नहीं खरीदूंगा जो कि मालिक करते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3, ये भागना और ये पैसा बचाना मुझे कितना मिलता है। ROIC, ROC, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये 3 चीजों की लिस्ट ऑफ द 10 स्टॉक्स बना लें। ये 3 चीजें होनी चाहिए किसी स्टॉक के अंदर। आई एम सॉरी, उस स्टॉक को सेलेक्ट कर लें। मैंने एक नाउ वी बीइंग ऑनेस्ट, मैं ना अपने बच्चे के लिए, आई हैव 2 किड्स, ठीक है, अल्लाह लंबी जिंदगी दे उनको और तंदुरुस्ती दे उनको। आई हैव 2 किड्स, एक है 7 साल का और एक है 2.5 साल का, ठीक है। 4 साल पहले मैंने मेरे पहले बच्चे के लिए SIP करना शुरू किया अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर, ठीक है, अपने पर्सनल अकाउंट। बहुत कंफ्यूजन होती थी, अब तो डायरेक्ट अकाउंट खुलता है, ठीक है। तो मेरा ये प्रोसेस था, लेकिन मैंने कहीं लिखा नहीं था। होता है ना कभी कभी आप इतने ज्यादा होते हैं कि कोई, लेकिन मैंने फिर उसको लिखा। और ये मेरे बच्चों के लिए प्रोसेस है। मैंने ये प्रोसेस को फॉलो करके वो कंपनीज निकालनी जो हमारे को नजर नहीं आती हैं एवरेज। एग्जाम्पल देके बताऊं, हम कहते हैं फास्ट ग्रोथ। फास्ट ग्रोथ का मतलब क्या है? देयर आर फ्यू कंपनीज इन पाकिस्तान जिसकी डॉलर डिप्रिसिएशन से ज्यादा 2x तेज ग्रोथ सेल्स होती है। 2x तेज मतलब 15% ऑन एन एवरेज कंपनी सेल्स ग्रो करती है। उसका मार्जिन 40 और 50 के बीच में रहता है। उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, सर हाईएस्ट बताऊं कितना परसेंट है? 75% कंसिस्टेंट। मेरे बच्चे को और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए शहजाद साहब, कुछ नहीं चाहिए उसको। बस उसको ये चाहिए कि मेरी जो वेल्थ के रूल्स हैं कि जब मैं उसको वेल्थ बना के दूं तो उसको मनी में कन्वर्ट करके खर्च ना कर दे। बस ये मुझे ख्याल रखना है उसका। बाकी इन्वेस्टिंग में इसके अलावा कुछ नहीं है सर। यस सर, यस सर। So, first of all, thank you very much here to giving me opportunity. Mr. Bijani, everybody is talking about the आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी। देखिए, अब आम आदमी का एक प्रॉब्लम ये है कि आज लाइक मी है ना, आम आदमी हुआ ये कि वी वर इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, पाकिस्तान में स्टक हो गए। तो क्या हुआ, हमने कहा अच्छा क्या किया जाए। तो हमें हुआ कि यूट्यूब पे जब देखा तो वी गॉट इंस्पायर्ड विद द पीपल कि ओके यार लेट्स डू इट, पुट द मनी ओवर हियर। पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उन्होंने कहा ओके यस जस्ट इन्वेस्ट 1 मिलियन रुपीज़। 1 मिलियन इन्वेस्ट किया, करते करते ओवर एक्साइटेड हो गए कि अच्छा यार इस तरह हो रहा है, चलो एवरेज कर देते हैं। एवरेज करना शुरू किया। नाउ 10 मिलियन मैंने बाय मिस्टेक उसमें एंटर कर दिया। यस आई वाज इन अ डिप 1.4 मिलियन, बट अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू नो वेल, आपको थोड़ा बहुत अगर आपने कुछ मैथ्स पढ़ा हो तो आप कहते चलो इसको एवरेज करते जाओ। बट उस एवरेज में हुआ ये कि मैंने 1 मिलियन से स्टार्ट किया था, 10 मिलियन के ऊपर चला गया। अब एक आम आदमी जो मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे और 2-3 दोस्त थे, उन्होंने पहले देखा कि यार आई वाज मेकिंग मनी। उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करें, आप ETF में कर दें। एक दफ़ा बूस्ट हुई तो उसमें क्या हुआ, हमें लगा कि वो पैसा बहुत अच्छा बन गया। मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा यार मेड सम मनी। उन्होंने देखा, उन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब एक आम आदमी क्या कर रहा है? हम आपसे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि क्योंकि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर पीपल, आई एम नॉट सेइंग टू यू, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग टू एनीवन, बट यू नो वेल वी थॉट कि ठीक है मिस्टर बिजा, आपका मैंने 1-2 वीडियोस देखी। यस आई टोटली अंडरस्टैंड कि बिफोर टू कम ओवर हियर हमें कुछ ना कुछ होमवर्क करना चाहिए था कि हाँ आके आप क्या बताएंगे। अभी प्लीज़, अब मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टक हो चुके हैं। आपसे कहा स्टक से मुराद ये है, हाँ स्टक से मुराद ये है कि उसने एक 1 मिलियन डाला था और उसने क्या किया, उसको कवर करने के लिए अभी 10 मिलियन डाल दिया है। ठीक है, ठीक है कि एवरेज हो गया। अभी कुछ स्टॉक आपने जैसा कहा कि नहीं 3 से 4 या 5 स्टॉक लेने चाहिए थे, तो हो गई मिस्टेक कैन हैपन है ना, मिस्टेक्स हो गई। अब हुआ ये कि पोर्टफोलियो जो है वो बहुत बड़ा हो गया, उसमें बहुत सारे शेयर, क्योंकि आपको लगा किसी ने कहा यार इसकी जगह ये ले लेते तो बेहतर था, अच्छा वो ले लिया। जिस तरह आपने कहा, उन्होंने कहा जी आपको ब्लू चिप ले लेते, लाइक आई सेड टू यू इट्स माय मिस्टेक। हाँ मुझे पहले थॉरली उसे समझना चाहिए था, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए था, हो गई मिस्टेक। अब हम जैसे लोग जो फंस चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए? आप ओवरऑल एवरेज ऊपर हैं या नीचे हैं, नुकसान में नफे में? अभी मैं नफे में आ गया हूँ। तो खत्म हो गई मिस्टेक? नहीं बेचे भागे? अच्छा नहीं, लेकिन मैं अच्छा द थिंग इज दैट यू नो वेल माय पर्पस टू कम ओवर हियर नॉट टू मेक मनी, आई वांट टू लर्न दैट वन। या आई बिलोंग टू सम अदर डिफरेंट कंट्रीज, माय पर्पस वाज देयर कि मैं यहाँ पर सीखूंगा एंड आई विल गो बैक, क्योंकि वो जरा स्टेबल कंट्रीज हैं, आपको ये पता है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाता। तो आप स्टक हो गए, आपने कहा चलो ठीक है फॉर द टाइम बीइंग लेट्स प्ले।
तो वो प्ले करते करते असल में बहुत ज़्यादा आगे चले गए। अब आपने ये कहा कि ठीक है आप उसको क्या करें, सेल करें और निकल आए। आई एम सॉरी, आई नो दैट आई एम टेकिंग योर टाइम। उसमें ये हुआ कि मैं आगे चला गया। अब क्योंकि मुझे वो एक, क्योंकि इवेंचुअली नो मैटर व्हाट, हम वी आर ह्यूमन बीइंग है ना, तो हमें लालच आ जाता है कि यार ठीक है, जहाँ मैंने इतना वेट कर लिया 2 मंथ है ना, और अभी जब मैं लॉस से 1.4 मिलियन था, उससे मैं लॉस कवर करके आ गया, और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि हाँ कि अभी मैं इसको आई कैन मेक मनी। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो हालात जा रहे हैं, जैसा अभी आज की न्यूज़ भी है और जो कल हुआ कि फिर वो कहते हैं स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट जो था वो बंद हो गया, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? वो लोग जो पैसा इन्वेस्ट करके फंस चुके हैं, क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए और या उनको दे के साइड पे हो जाना चाहिए? प्लीज फुरकान भाई 1 मिनट प्लीज, अलाउ मी इंटरप्शन। ये लास्ट सवाल था, इसके बाद इनका सेशन होगा, उस सेशन के बाद हम दोबारा से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर? थैंक यू। 100%। सर, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इस एंगल से की है ना कि हमेशा दुनिया के ग्लोबल इवेंट्स आपके साथ रहें, तब हम इन्वेस्टेड हों, आप या मैं या एक आम आदमी, कभी नहीं होगा सर। किस वर्ल्ड लीडर का दिमाग किस दिन खराब हो जाए ना, हमें पता ही नहीं है। अब सो इवेंट्स डज नॉट मैटर। मेरा एक आम आदमी जैसे आपसे एक सवाल है, इस करोड़ रुपए को, 10 करोड़ रुपए को, 5 करोड़ को या 5 लाख को निकाल के आप क्या करेंगे? वो जो करेंगे उसका रिटर्न स्टॉक मार्केट ऑन एन एवरेज ढंग के स्टॉक्स लेने पे 15% साल का देती है, उससे ज्यादा है या कम है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो जो अगला आप काम करने जा रहे हैं? अगर उसका रिटर्न 15-18 से ज्यादा है और वो स्टॉक मार्केट से ज्यादा कंसिस्टेंट है, एंड आखिरी, उसमें उतना टाइम नहीं लगाना पड़ता जितना स्टॉक मार्केट में लगाना पड़ता। मतलब स्टॉक मार्केट में भी अगर आप आम आदमी की तरह काम करें तो आपको टाइम की जरूरत ही नहीं है। ये तीनों चीजें हैं, स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल दें, वहां लगा दें। जब मैंने ढूंढा ना तो मुझे नहीं मिला। किसी में टाइम ज्यादा लगता है, किसी में लॉस का चांस बहुत है कि यार ये जो बिजनेस मॉडल है ना वो 5-10 लाख रुपए तक ठीक है, इसमें 15 करोड़ रुपए नहीं डाल सकता। आप समझ रहे हैं? उसकी कैपेसिटी नहीं है 15 करोड़ पे जाने की। अगर मुझे 10 लाख और मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं तो मुझे 100 ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने पड़ेंगे जो मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी कैपिटल आपको बेहतर रिटर्न देता है इन तीनों एंगल से, आई वुड सजेस्ट स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट ही चुनी, तो इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में आज तक काम करता आया हूं।